So, hi everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to the Complete English. So, this session is completely dedicated for KVS PRT Tier 2 बैच, ठीक है। तो उनका ना एक सिलेबस में दो तीन चीज़ें ऐड ऑन हुई है, लाइक विजुअल आर्ट्स, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले मैं इन पे सेशंस लेने वाली हूँ। आई नो आपकी डिमांड मेरे से ऑल सब्जेक्ट्स की थी, एंड ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी छोड़ना चाहती हूँ या छोड़ रही हूँ, बट प्रायोरिटी वाइज मैं चीज़ें कराऊंगी। लाइक मुझे पता है मैथ्स ईवीएस हल्का फुल्का आपको आता है, सीटेट के टाइम पर भी ईवीएस आपने पढ़ी थी ना, तो वही चीज़ें थर्ड टू फिफ्थ तक की एनसीईआरटी पढ़ रखी है आपने इन चीज़ों की, ईवीएस की, मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की। बट ये भी टॉपिक्स है जो सीटेट के टाइम पे बिल्कुल नहीं आए थे, एंड एक तरीके से न्यू टॉपिक्स है, और इसके रिगार्डिंग काफ़ी मिसगाइड किया जा रहा है। लाइक विजुअल आर्ट्स है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट नाम सुनते ही फोक डांस, क्लासिकल डांस, ये सब पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग रहे हो। ठीक है, वो स्टैटिक जीके का पार्ट है, मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको एक रेलेवेंट सोर्स के साथ पढ़ाना चाहती हूँ, जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने किस रेफरेंस का यूज़ किया है। ठीक है, इस क्लास के लिए एक सेकंड में आपको ये रेफरेंस दिखा देती हूँ। ओके, सो ये टॉपर्स चॉइस पब्लिकेशन की एक पीडीएफ है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया है, जो आपका सिलेबस था ना उसको अरेंज कर दिया है। अरेंज किस सेंस में कर दिया है मैम, आपकी एनसीईआरटी, जैसे हम बोल देते हैं ना कि अरे थर्ड टू फिफ्थ तक एनसीईआरटी पढ़ लो, सारी नहीं पढ़नी होती। जो पीआरटी वालों के लिए सिलेबस प्रोवाइड किया है ना एक पेज का, कि भाई ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल लाइफ आर्ट, ये टॉपिक आपको तैयार करना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये टॉपिक हमारे थर्ड क्लास की बांसुरी बुक में है। ठीक है, वहां से हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक फोर्थ क्लास की बुक में है। ठीक है, वहां से हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक सेम टॉपिक सिक्स क्लास की कृति बुक में है, वहां से हम पढ़ेंगे। इट मीन्स हमें ये टॉपिक तैयार करना है जो भी एनसीईआरटी की स्कूल लेवल की बुक से, वहां से। फिर दूसरा टॉपिक कलर्स है, आप अपने सिलेबस से मैच कर सकते हो, सबने प्रिंट आउट निकलवा रखा होगा सिलेबस का, देख लेना। ऑब्जेक्ट्स वाला है, कलर्स का है, पेपर क्राफ्ट्स का है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। सिल्स एंड प्रिंट्स है, लोकल फॉर्म्स ऑफ आर्ट है। तो इन शॉर्ट थर्ड फोर्थ सिक्स फिफ्थ जो भी क्लासेस की कंटेंट मुझे यहाँ से मिला, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा ये काम किया। इनकी बुक्स भी काफ़ी अच्छी होती है टॉपर चॉइस पब्लिकेशन की। तो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मेंटरशिप ग्रुप में कि कुछ बुक्स बता दीजिए कौन सी हम ले सकते हैं तैयारी करने के लिए, सो आप डेफिनेटली इनकी बुक्स ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये चीज़ सोर्सेज अपने डिसाइड किए। लाइक कोई भी पीपीटी के थ्रू मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि उसमें ना क्या होता है, आपको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। एक सेकेंड रुकना। हाँ, वो चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती जो एक एनसीईआरटी बुक दे सकती है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी की लाइन से भी तो फेमिलियर होना है। जब सीबीएसई और ये केवीएस चिक चिक के बोल रहे हैं कि हम तो एनसीईआरटी से लाइंस उठाएंगे, उन्हीं में से क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, एंड उनकी जो लाइंस होती है ना आंसर की, वही अगर हमें आपके आंसर भी मिल गई तो हम उसे परफेक्ट आंसर डिक्लेयर करेंगे, यानी कि अच्छे मार्क्स देंगे जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा उसमें। तो फिर क्यों हम ऐसे पढ़ें, हम एकदम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। मेरी अप्रोच कुछ ऐसी रहेगी, मैं आपको बता देती हूँ। लाइन टू लाइन मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, जहां से मुझे दिखेगा कि बच्चे यहाँ से ना आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाएंगे, वो मैं साथ साथ बताती चलूंगी। एंड हर टॉपिक को करने के बाद उससे जो भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार होंगे, वो मैं साथ साथ लिखवाती चलूंगी विद सोल्यूशन, परफेक्ट सोल्यूशन। जो आप एक अच्छा सोल्यूशन एक्सपेक्ट करते हो 4 पॉइंट्स में, 5 पॉइंट्स में, वो हम यहाँ पे साथ साथ कर रहे होंगे। इट मीन्स दिस इज अ मास्टर क्लास जिसमें आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। साथ साथ ऑब्जेक्टिव करेंगे, साथ साथ सब्जेक्टिव करेंगे। बिकॉज यार मुझे ना थोड़ा सा ये अजीब लगता है कि लास्ट में मैं टॉप 100 क्वेश्चन करा रही हूँ, वो चीज़ें थोड़ी सी मतलब फ्लो नहीं बन पाता उसमें, वो फिर अलग ही लगती है। इसमें हम साथ साथ करते चलेंगे ना, तो आपका भी रिस्पॉन्स आएगा अच्छे से। तो ये 86 पेज की हमारी पीडीएफ है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो, सबसे पहली बात, इसमें एक स्टोरी दी गई है स्टार्टिंग में ही, पंचतंत्र। ये आपको स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन भी आता है, पता होगा कि पंचतंत्र बुक किसने लिखी है, इसके ऑथर कौन है, विष्णु शर्मा। तो जो चीजें बता रही हूँ उनको सुनते चलना, कौन है, विष्णु शर्मा। ओके, ये बातचीत आपको बता दी। तो इन्होंने पंचतंत्र की एक फेमस स्टोरी है इस बुक की, उसका नाम है हेयर एंड द लॉयन, हेयर एंड द लोयन। इस स्टोरी के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ समझाया है कि भाई ये एक बहुत पुरानी स्टोरी कलेक्शन बुक एक्चुअली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, और 2000 साल पुरानी स्टोरीज है इसमें। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो पंचतंत्र वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पंच का मतलब पांच, और तंत्र का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। इसीलिए पंचतंत्र का मतलब होता है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ विजडम। ठीक है, अब ये बताने का पर्सपेक्टिव क्या था मैम, क्योंकि हमें एक एक चीज के लिए तैयार रहना है कि पंचतंत्रा का मतलब अगर वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 5 प्रिंसिपल्स ऑफ विजडम। ओके, तो इन्होंने ये जो स्टोरी दी है एनिमल के थ्रू लिखी गई है, और इसका पर्पस क्या है, ये इन्होंने स्टोरी जो पढ़ाई है हमें बच्चों को, तो इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस भाई सिंपल सा ये है कि बच्चों को मोरल वैल्यूज और इंटेलिजेंस सिखा पाए। बच्चों को क्या सिखा पाए, मोरल वैल्यूज और इंटेलिजेंस सिखा पाए। ठीक है, तो इसमें आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि स्टोरी के अंदर क्या है, स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ये जरूर बन सकता है कि भाई ये जो स्टोरी राइटिंग होती है ये क्यों होती है, इसका क्या पर्सपेक्टिव है, इससे क्या हो जाता है स्टोरी राइटिंग से। तो स्टोरी राइटिंग का जो क्वेश्चन बनेगा ना, क्योंकि स्टोरी है ये,
स्टोरी से बच्चों को क्या क्या हेल्प होती है, तो एक तो है ना उनकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है। आप जब कहानी सुना रहे होते हो तो आपके माइंड में ना इमेजिनेशन बनती चलती है ना, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरी चीज़ क्रिएटिविटी, भाई स्टोरी कुछ क्रिएट भी की जाती है और नहीं भी की जाती है तो उससे आइडियाज़ इवॉल्व होते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, ठीक है, और आप एक तरीके से एक्सप्लोर कर पाते हो स्टोरी के थ्रू, ठीक है। आप अपने माइंड को एक्सप्लोर कर रहे होते हो। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ऑब्जर्वेशन। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे स्टोरी टेलिंग के। चलिए अब हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, विजुअल आर्ट्स। ये बुक स्टार्ट हो चुकी है 4th क्लास की, बांसुरी बुक, जिसमें पहला चैप्टर है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बुक्स हो गई, बॉटल हो गया, पेन हो गया, कप हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी हो गया, है ना। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है जब ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ना कि सब कुछ मैसी सा फैला हुआ है, वो चीज़ अच्छी थोड़ी ना लगती है यार, है ना। तो जब रूम में या फिर शॉप में ऑब्जेक्ट्स आर्टिस्टिक वे में, रूम में या शॉप में जब ऑब्जेक्ट्स आर्टिस्टिक वे में अरेंज होते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। बात आती है अरेंज कैसे होंगे, वो अरेंज होंगे साइज, शेप्स, फॉर्म और कलर, इनके बेसिस पे, बेस्ड ऑन साइज, शेप्स, फॉर्म्स, कलर्स, क्या होंगे, अरेंज होंगे, ठीक है। तो जो इस तरह की आर्ट होती है जिनको आप साइज, कलर, शेप के बेस पे अरेंज करते हो, उसी को तो बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 से सीखिए, कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं करनी है, टीचर के लिए क्वेश्चन एक्टिविटी से ही बनता है, ठीक है। इस एक्टिविटी में आप एक पिक्चर देखेंगे जिसमें एनिमल्स ने म्यूजिक बैंड बनाया हुआ है, ठीक है, म्यूजिकल बैंड बना रखा है इन्होंने। लेकिन पिक्चर कुछ कुछ इनकम्प्लीट है, ये लोग बोल रहे हैं कि आप कंप्लीट करो, आप पिक्चर को कलर करो, आप अपनी इमेजिनेशन से और एनिमल को भी ऐड कर सकते हो और एक छोटी सी पोएम भी बना सकते हो, जैसे सब गा रहे हैं इस तरीके से आप भी गा लो। तो इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है, इस एक्टिविटी का पर्पस है आपकी, देखो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, बट बेटर रहेगा कि आप नोट्स बनाते चलो, उससे ये होगा आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और तो कुछ नहीं, बाकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना जो पैसिवली बैठ के लेट के देख रहे हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ में नुकसान हो सकता है। ओके, तो भाई आप इसको, इस पिक्चर को ऑब्जर्व करोगे कलरिंग के टाइम पे ना, तो ऑब्जर्वेशन, ये जो इतने खतरनाक वर्ड्स में लिख रही हूँ ना, ये 2-4 पूरे विजुअल आर्ट्स चैप्टर में यही वर्ड्स आपको लिख के आने। विजुअल आर्ट का कोई भी क्वेश्चन आ गया, अरे विजुअल आर्ट का क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी डालो, विजुअल आर्ट का क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन डालो, विजुअल आर्ट का क्वेश्चन है और वो इमेजिनेशन डालो, इंटेलिजेंस डालो, सब जगह यही वर्ड्स रिपीट होंगे पूरी बुक में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लो, काम आएगी। अब यहाँ से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस एक्टिविटी से। इसके बाद बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.2। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स फेमस आर्टिस्ट जिनका नाम है नंदलाल बोस, ठीक है, इनकी पेंटिंग देखते हैं। ये इनकी पेंटिंग्स है, देख लो, आप लोग भी देख लो। उन पेंटिंग्स में डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग दिखाए गए हैं कि भाई इनका प्रोफेशन अलग है, इनका प्रोफेशन अलग दिख रहा है ना, थोड़ी सी ऊपर करती हूँ, हाँ आप देखो, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं। तो स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस पिक्चर में है, तानपुरा किस पिक्चर में, इनमें से धाक, घटम, सिंह, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब आप फेमस इंडियन आर्टिस्ट नंदलाल बोस की पेंटिंग तो देखो, ये इसके अलग अलग प्रोफेशंस देख लिए, तानपुरा वगैरह इसमें देख लिया। तो इस क्वेश्चन का पॉइंट क्या है ये समझाने का, एक तो आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से फेमिलियर कराना चाहता है ऑथर, यहाँ पे क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से फेमिलियर कराना चाहता है। दूसरा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आई थिंक नीचे स्पेस है ना, नहीं है अभी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो इतना तो एक्सप्लोर करोगे ना यार। क्वेश्चन बनेगा, हु वॉज नंदलाल बोस, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में डायरेक्ट। सो आंसर क्या लिखोगे, एक सेकेंड, आंसर लिखेंगे, नंदलाल बोस वॉज अ फेमस इंडियन आर्टिस्ट। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट आपको बड़ी बड़ी लाइंस बनानी है, मतलब क्रिस्पी बनानी है, बट ये थोड़ा तो लॉन्ग खींचोगे ना, स्ट्रेच करोगे अगर 4 मार्क्स में आ रहा है तो। इज अ फेमस इंडियन आर्टिस्ट, क्या थे ये, एक फेमस इंडियन आर्टिस्ट थे, ठीक है मैम। पहला पॉइंट, पॉइंट्स में लिखना यार, एग्जामिनर की हेल्प होगी, ठीक है, वो पैराग्राफ चेक करना पसंद नहीं करता है। ही मेड पेंटिंग्स शोइंग इंडियन कल्चर एंड ऑक्यूपेशंस, इसने कैसी पेंटिंग्स बनाई, ही मेड पेंटिंग्स, ऐसी पेंटिंग्स बनाई जो शो करती है, शोइंग, क्या शो करती है, हमारा कल्चर यानी कि इंडियन कल्चर, और क्या शो करती है, और ऑक्यूपेशन, यहाँ पे अलग अलग ऑक्यूपेशन प्रोफेशन के लोग दिख रहे हैं ना,
तो ये ऑक्यूपेशन को भी शो करती है। अच्छा, और क्या जानते हो आप नंदलाल बोस के बारे में? हम ये लिख सकते हैं कि भाई हिज पेंटिंग्स आर स्टडीड इन आर्ट एजुकेशन, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं विजुअल आर्ट्स में। तो विजुअल आर्ट्स बच्चों को एनसीईआरटी बुक में 3rd 4th क्लास में पढ़ाई जा रही है, तो भाई इनकी पेंटिंग्स पढ़ाई जा रही है। हिज पेंटिंग्स आर स्टडीड इन आर्ट एजुकेशन में पढ़ाई जा रही है। और क्या हो सकता है? और कुछ भी हो सकता है क्या? हिज आर्ट वर्क आर इंपॉर्टेंट इन इंडियन मॉडर्न आर्ट। 4th पॉइंट आप ये बना सकते हो कि इंडियन मॉडर्न आर्ट में इनका आर्ट वर्क जो है इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न आर्ट में। ओके, तो ये मैंने 4 पॉइंट बना दिया कि नंदलाल बोस कौन थे। यहाँ पे जस्ट एक लाइन देखी थी हमने, उसके बेस पे ये क्वेश्चन फ्रेम करके मैंने आपको दिखा दिया। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, एक्टिविटी 1.3। इस एक्टिविटी में देखो स्टूडेंट्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, ठीक है। और जैसे कि इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कुछ कि भाई स्टेशनरी का सामान है, यूटेंसिल्स है, क्लोथ्स है, ग्रूमिंग ऑब्जेक्ट्स है। सो फिर स्टूडेंट्स उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके ड्रॉ करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, समझो ध्यान से। ये स्टेशनरी का सामान हो गया, टूल्स हो गए फार्मिंग के, क्लोथ्स हो गए वेसल्स और यूटेंसिल्स हो गए, टूथब्रश, ग्रूमिंग, टूथपेस्ट, कॉम्ब, नेल क्लिपर, सोप, कुछ भी, मतलब कि अपने आसपास देखो, अभी जहां बैठे हो अपने आसपास देख लिया, पेंसिल, इरेजर, बुक, बॉटल, कुछ तो होगा ना। अब इन ऑब्जेक्ट्स को टेबल पर अरेंज करिए, अरेंज करो इनको अच्छे से। ये देखो कितने अच्छे से अरेंज किया इसने। फिर उन्हें ऑब्जर्व करो अरेंज करके, और फिर उसको ना ड्रॉ करो। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट को पेपर पर बड़ा ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? बड़ा ड्रॉ करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स कलर करेंगे और फिर उसके बाद बैकग्राउंड को भी कलर करेंगे। इन्होंने देखो बैकग्राउंड बाद में कलर किया, पहले इनको बैकग्राउंड बाद में कलर किया, पहले ऑब्जेक्ट्स को कलर किया। मैम ये कैसी कैसी एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे, इसका पर्पस तो बता दो। तो चलिए, एक्टिविटी कौन सी थी अभी? 1.3 थी ना? हाँ, वैसे भी इसके आगे ये तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। इस एक्टिविटी का पर्पस क्या था? पर्पस, तो इस एक्टिविटी के पर्पस वही है, मैं फिर बोल रही हूँ, ये काम बहुत, ये वर्ड्स बहुत जगह यूज होंगे आपके। ऑब्जर्वेशन, वो आपको ऑब्जर्व कराना चाहता है ताकि आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करो, ठीक है मैम। सेकंड पॉइंट, अरेंजमेंट। उन्होंने बोला ना कि आप इनको अरेंज करिए, तो वो आपको अरेंजमेंट करना सिखाना चाहता है ऑब्जेक्ट्स का, कि मेस्ड अप ना छोड़ो आप चीज़ों को अपने रूम में। थर्ड, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कैसे? जब वो सामने आपके सामने ऑब्जेक्ट्स है रियल, उसको आप एक पेज पे ड्रॉ करोगे तो प्रोपोर्शन का आइडिया लगेगा, ठीक है। इसके बाद कंपोजिशन, कंपोजिशन उसका टेक्सचर कैसे बना रहे हो, ड्रॉ करने से सब चीज़ समझ में आती है। तो इतनी फैंसी फैंसी वर्ड्स जो भी बताती जा रही हूँ ना क्लास में, ये आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में बहुत यूज होने वाले हैं। यहाँ से भाई आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वो कंपोजिशन का बन सकता है। आई होप आपको मन में भी यही डाउट आया होगा कि कंपोजिशन क्या होता है ना। तो कंपोजिशन पूछ लिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है, आप जो ड्रॉ करने से पहले, ड्रॉ करने से पहले जो आपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया, अरेंज ऑब्जेक्ट्स, अरेंज्ड ऑब्जेक्ट्स, उसको बोलते हैं कंपोजिशन, यानी कि कंपोज कर दिया, ठीक है। गॉट इट। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि जो ऑब्जेक्ट्स है ड्रॉ करने से, मतलब कंपोजिशन क्यों जरूरी है? वाई कंपोजिशन, वाई कंपोजिशन इंपॉर्टेंट। गॉट इट। तो भाई जब आप कंपोजिशन करते हो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। अंडरस्टैंड क्या क्या समझ पाते हो आप? साइज एंड प्रोपोर्शन, साइज एंड प्रोपोर्शन। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव होती है, ऑब्जर्वेशन। और आप ना, इट मेक्स ड्राइंग मोर बैलेंस्ड, आपकी ड्राइंग और अच्छी होती है, ड्राइंग मोर बैलेंस्ड। और सोचो क्या हो सकता है? और भाई कुछ और पॉइंट ना मिले तो आप ये लिख देना। इट हेल्प्स क्रिएट एन आर्टिस्टिक कंपोजिशन, हेल्प्स क्रिएट एन आर्टिस्टिक कंपोजिशन। चलिए, आया समझ में? बढ़े आगे। एक्टिविटी कौन सी थी ये? एक्टिविटी 1.3। चलो आगे बढ़ते जी। ओके, एक्टिविटी 1.4 ये क्या कहती है? इस एक्टिविटी का नाम ही इतना अच्छा है, विजुअल हाइड एंड सीक विद ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या करना है? सबसे पहले आप 2-3 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करोगे, 1 2 3, ठीक है। फिर एक रैंडम स्क्विगली लाइन ड्रॉ करोगे, यानी कि ऐसे ही इधर उधर इधर उधर, ठीक है। ड्रॉ कर दी, जो पूरे पेज पर घूमती रहेगी। ये लाइन ऑब्जेक्ट्स को छोटे छोटे शेप्स में डिवाइड कर देगी। जैसे ये देखो इतना डिवाइड हो गया, ऐसे हो जाता है ना। अब क्या करना है आपको? अब ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये इसी को कलर करना है। तो दूर से देखने में देखो, अगर आपको ये इस पिक्चर को अगर मैं गायब कर दूं,
तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। इस पिक्चर को आप देख पा रहे हो तब आप आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि अच्छा ये लोक है इस तरीके से। तो आपको ये करना है कलर। इससे क्या होगा, अरे ऑब्जर्वेशन बनेगी, ऑब्जर्व ही तो कर रहे हो, इतनी लाइंस के बीच में आप एक पिक्चर को निकाल पा रहे हो, तो ये ऑब्जर्वेशन ही तो है। तो इससे एक इंटरेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क बन जाता है, क्योंकि आप माइंड में सोच रहे हो कि अरे यार ये ऐसे था, है ना। तो क्या ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क है, और विच एलिमेंट इज यूज्ड इन दिस एक्टिविटी, ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। विच एलिमेंट यूज्ड इन हाइड एंड सीक एक्टिविटी, तो कौन सा एलिमेंट यूज होता है, पैटर्न। यहाँ पे पैटर्न समझाने की कोशिश की गई आपसे, पैटर्न्स। ओके ओके, तो देखो अब इन्होंने कलरिंग कर दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.5, मेक अ डिओरामा। अच्छा, डिओरामा क्या होती है, आपने पढ़ा होगा एनआईएस में, अगर डीएसएसबी की तैयारी की थी तो। ये एक 3D मॉडल होता है। 3D मॉडल, मॉडल बोल लो, आर्ट वर्क बोल लो, मॉडल बोल लो, आर्ट वर्क बोल लो। हम विजुअल आर्ट्स पढ़ रहे हैं इसलिए आर्ट वर्क वर्ड प्रेफर करूंगी मैं। इसमें ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके एक सीन क्रिएट किया जाता है। जैसे कोई भी सीन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रूम सीन हो गया, फॉरेस्ट सीन, हाउस सीन, ऐसे कोई भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप एक जैसे ये शू बॉक्स लीजिए, ये एक शूज का बॉक्स है, ठीक है। कोई भी ले सकते हो आप। तो उससे आपने एक रूम डिजाइन कर दिया। अब लड़कियां ज्यादा रिलेट कर पा रही होगी, घर घर खेला होगा आप लोगों ने, है ना। घर घर खेलते थे तो क्या करते थे, अब असली के घर में रहने में इतना मजा कहाँ आता था, जो आप ऐसे बना के अपनी डोल को यहाँ पे सुलाते थे ना, उसमें ज्यादा मजा था। तो इन्होंने क्या यूज किया, शो बॉक्स। ऐसे ही हम कुछ भी कर लेते थे ना, मैच बॉक्स से फर्नीचर बना दिया, क्लोथ से कर्टेन्स बना दिए, पेपर से डेकोरेशन कर दी, फिर इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके एक ब्यूटीफुल सीन क्रिएट कर दिया, ये हो गया। तो यही होता है डिओरामा, एक 3D आर्ट वर्क है। लेकिन भाई मैं बार बार एक लाइन बोल के तो जस्टिफाई नहीं कर सकती। अगर मैम ये हमसे 4 मार्क्स में पूछ लिया तो आगे क्या लिखेंगे इस लाइन के अलावा, तो आप लिख सकते हो भाई कि इट शोज अ सीन यूजिंग अरेंज्ड ऑब्जेक्ट। क्या दिखाता है, ये एक सीन दिखाता है, शोज अ सीन यूजिंग अरेंज्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके ओके, आगे इट कैन बी मेड यूजिंग बॉक्सेस एंड क्राफ्ट्स मटेरियल। कैसे बना सकते हो, कैन बी मेड यूजिंग, हाँ जी, कैसे बनाया जा सकता है, बॉक्स से बना सकते हो आप लोग, क्राफ्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, किसी भी चीज से बना सकते हो। इससे आपकी ना थोड़ी सी थिंकिंग भी डाइवर्स होगी कि अच्छा मैम ने तो बस एक डिओरामा, एक हमें तो इतना ही पता था कि 3D मॉडल होता है एंड ये शू का एग्जांपल दिखा था, तो ये जो शू का एग्जांपल है आपके माइंड में याद है ना, इसी से निकाल दो बाकी पॉइंट्स, यही होता है भाई, इतना कोई नहीं पढ़ के जाता, बस ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। इट हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। आप फिर इमेजिन ही तो करते हो, ये मेरा घर है, ये मेरी डोल का घर है, तो भाई ये इमेजिनेशन को बढ़ावा देता है। ये जो आपने क्रिएटिव काम किया छोटे से शू बॉक्स में घर बनाने का, तो ये क्रिएटिविटी वाला काम होता है, ठीक है, क्रिएटिविटी वाला काम होता है। हो गए 5 पॉइंट्स। ओके ओके, हाँ गई स्लाइड्स, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी। चैप्टर 1 आपका खत्म होता है यहाँ पे। आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ती हूँ। ऑब्जेक्ट्स इन आर्ट्स, अब अभी खत्म नहीं हुआ है, ये दूसरी क्लास का भी चल गया इसी में। तो इसमें वही चीज़ें हैं कि भाई इस चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हो, शेप्स, फॉर्म्स, कलर्स के बारे में आप यहाँ पे सीखने वाले हो। एक्टिविटी 1 देखो, प्ले विद लाइंस, प्ले विद लाइंस, लाइंस के साथ खेलना है। इसमें ना आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी लाइंस है। देखो मैं बता देती हूँ, कुछ कुछ वेवी लाइंस कौन सी होती है, ये वोटर वाली, वोटर की तरह वेवी लाइंस। जिगजैग लाइंस कैसी होती है, ये कौन सी है, ये माउंटेन वाली है, माउंटेन टाइप। अच्छा, डॉटेड लाइन, डॉट 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 डॉट, ठीक है। डैश लाइन, डैश डैश डैश। अच्छा, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ऐसे होती है, आपसे पूछा जा सकता है वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, तो स्टैंडिंग लाइन होती है। स्लीपिंग लाइन ऐसे लेटी हुई होती है, ठीक है। स्लोपिंग लाइन, स्लोप ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, ठीक है। स्क्विरल स्विरल लाइन क्या होती है, ये एक तरीके से स्पाइरल लाइन होती है आपकी। कैसी लाइन होती है, स्पाइरल लाइन होती है, ऐसे 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 ऐसे। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है किसी भी लाइन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। एंड इस एक्टिविटी का फोकस ये था, इन 2 चीज़ों पे था कि भाई आपको अगर पतली लाइन बनानी है तो आप बहुत आपको जेंटली ऐसे लाइन लगानी है, बस लाइट सी। बट अगर आपको मोटी लाइन चाहिए, डार्क लाइन चाहिए, तो आपको लिटिल प्रेस अ लिटिल, आपको प्रेस करना है ऐसे, ठीक है। ये इस इन्होंने लाइंस सिखाई है यहाँ पे। ओके, एक्टिविटी 2, ड्रॉ एंड कलर ऑब्जेक्ट्स फाउंड अराउंड यू। आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ड्रॉ करो पहले देख के। भाई मेरे सामने क्या है, एक लैपटॉप है, ठीक है, मैं लैपटॉप ड्रॉ करने लगी। मेरे सामने एक बुक है, उसको ड्रॉ करने लगी। पेन टैब है, उसको ड्रॉ करने लगी। तो ड्रॉ करूंगी, ऑब्जर्व करूंगी, उनकी लाइंस को कलर करूंगी। इससे क्या होगा, अच्छा इन्होंने बस एक्टिविटी दी है, इससे क्या होगा,
इससे ऑब्जर्वेशन आएगी, इससे इमेजिनेशन आएगी, इससे क्रिएटिविटी आएगी। हुए ना वही वर्ड्स रिपीट, मैंने इसीलिए बोला था उन वर्ड्स को ध्यान रखना, काम आएंगे भी। और ये जो आपके आसपास के ऑब्जेक्ट्स है, शेप्स एंड फॉर्म्स, ये किस ऐसे ऐसे यूज हो सकते हैं, नॉट सच इंपॉर्टेंट। ओके, एक्टिविटी थर्ड, ट्रेस कट एंड ओवरलैप। यहाँ पे ओवरलैपिंग चीजें सिखाई गई है। ओवरलैप क्या होता है, एक कोई भी शेप है, पिक्चर है, उसके ऊपर दूसरी पिक्चर का आ जाना, ठीक है, उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है, ठीक है। और यस, एक प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर आपको पता होने चाहिए। रेड, येलो, ब्लू कौन से कलर होते हैं, यहाँ लिखवा देती हूँ। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, RBY, दैट मीन्स ये रेड, ये ब्लू एंड ये आपका हो जाएगा येलो, ठीक है। ये तो हो गए आपके प्राइमरी कलर्स। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी कलर्स की। किन की, सेकेंडरी कलर्स की। तो सेकेंडरी कलर्स आपके होते हैं OGP। P से पर्पल, इसको आप वॉयलेट भी बोल सकते हो, ठीक है। G से आपका हो जाएगा ग्रीन कलर एंड O से हो जाएगा ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है। अब बात आती है कि मैम ऑरेंज कलर किससे मिलके बनता है, क्योंकि दो प्राइमरी, सेकेंडरी कलर का मतलब होता है दो प्राइमरी कलर्स, दो प्राइमरी कलर्स को मिलाकर ही एक सेकेंडरी कलर बनता है, ठीक है। तो जो आपका ऑरेंज कलर है, पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू में किससे मिलके बनता है, तो रेड प्लस येलो, ओके। अच्छा, पर्पल कलर किससे मिलता है, बनता है ब्लू प्लस रेड। अच्छा, ग्रीन कलर किससे मिलके बनता है, ग्रीन बनता है आपका येलो प्लस ब्लू। सो ये एक छोटी सी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे मुझे याद आई तो मैंने लिखवा दिया, ठीक है। ड्रॉ अ बोटल एंड प्ले विद इट्स शेप। एक बोतल को ड्रॉ करो और उसकी शेप के साथ खेलो। इस एक्टिविटी का पर्पस भी क्या है, आपको ऑब्जर्व कराना, एक जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें भी ऐसे ढूंढना कि हाँ ये एक लिविंग थिंग है, उस तरीके की चीजें। एक्टिविटी 5 देखो, प्ले विद क्ले। क्ले से खेलना, मिट्टी से खेलना, मिट्टी के खिलौने। एक क्ले मॉडलिंग एक एक्टिविटी होती होगी आपके स्कूल में आई गेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। A specially made clay pot is used as a musical instrument in Indian music that is called घटम, ठीक है। घटम में क्ले पोट का यूज किया जाता है, ये बात हमें जानने को मिली है एंड ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है, ओके। एक्टिविटी 6 देखो, मेकिंग पॉट्स। मटके बनाना, इस तरीके से उनको डेकोरेट करना, अलग अलग शेप और साइज के बनाना। ये दिया डेकोरेशन क्या होगा अपनी दिवाली पे, एक एक्टिविटी होती थी। तो वो किस लिए होती थी, ताकि आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो आर्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट, वो निकल के आ सके सामने, इसके लिए होती थी, है ना। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की एंड दैट इज फेस्टिवल्स, ओकेजन्स एंड सेलिब्रेशंस, ठीक है। फेस्टिवल्स, ओकेजन्स एंड सेलिब्रेशंस, काफी अच्छा चैप्टर है ये। इसमें मतलब बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है, आपको अच्छा जानने को मिलेगा कुछ कुछ, ठीक है। चलो मैं शुरू करती हूँ। We celebrate a variety of festivals, occasions throughout the year. The lights of our hearts and homes. At our homes, we express this joy in many ways. It includes food, home decoration, music, dance, special dresses. अच्छा ठीक है, इसमें कुछ नहीं था जानने का। हाँ ये आई ना जानने वाली बात, तो यहाँ पे देखिए, familiar with few visual arts traditions that create a festive environment. This includes floor and wall design, garlands, torans, and lanterns. In this chapter, you will do activity related to local art tradition practiced in your homes and neighbor communities. इस चैप्टर में आप क्या क्या जानने वाले हो, मतलब सब कुछ अपना एक्टिविटी के थ्रू ही पढ़ने वाले हो इस पूरे को, तो इस वाले चैप्टर में मजा आएगा। देखो सबसे पहले है फ्लोर एंड वॉल डिजाइन। आई होप ये आपको पता होगा क्या होता है। फ्लोर पे, दीवार पे आप वॉल डिजाइन ऐसे बनाते हो। रंगोली, रंगोली सबने बनाई है, आई होप सभी ने बनाई होगी। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है आपका रंगोली का ही है, ठीक है। तो भाई हाँ, आपने इस तरीके का डिजाइन देखा होगा पहले। रंगोली कैन ऑल्सो बी मेड यूजिंग डॉट्स एंड लाइन्स, सी द एग्जाम्पल एंड क्रिएट्स योर ओन पैटर्न। इन्होंने ये कहा है कि जो रंगोली है दैट कैन ऑल्सो बी मेड यूजिंग डॉट्स। यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है, क्या रंगोली डॉट्स से बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल बनाई जा सकती है, रंगोलीज है, ठीक है, तो बनाई जा सकती है। रंगोली के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे स्पेस है क्या, ये रहा, हमारे लिखने के लिए स्पेस दे रखा है ये, चलो लिखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रंगोली के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए रंगोली is a decorative Rangoli is a decorative pattern made on the floor during festivals. त्योहार के टाइम पे, फेस्टिवल्स के
टाइम पे रंगोली एक डेकोरेटिव पैटर्न है जो फ्लोर पे बनाया जाता है। इट इज़ मेड यूजिंग इट इज़ मेड यूजिंग किस किस चीज़ का यूज़ किया जाता है इसको बनाने में? कलर्स हो गए, कलर्स से बनाते हैं, फ्लावर्स से रंगोली बनाते हैं, फ्लावर्स की बड़ी अच्छी लगती है ना, राइस फ्लोर से बनाते हैं, और किससे बनाते हैं? मिट्टी से भी बना लेते हैं, ठीक है। दिवाली के टाइम बनाते हो ना एंट्रेंस पे रंगोली। तो इसमें जो एक्टिविटी इन्होंने बताई, एक्टिविटी ये वाली, ये फ्लोर एंड वॉल डिज़ाइन, तो इसमें ना इनका फोकस था कि बच्चों को बेसिक शेप्स वो रिवाइज करा सके, सर्कल, ट्राइंगल, ये सब। और बाकी आप चौक से आउटलाइन करवा रहे हैं, कलर फिल करवा रहे हैं, तो इससे वो आपको सिमेट्री का आइडिया देना चाहते हैं। किसका आइडिया देना चाहते हैं? सिमेट्री का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये फ्लोर एंड वॉल डिज़ाइन वाली एक्टिविटी क्यों करवाई जा रही है, तो इसका सीधा सा आंसर है ताकि आप में सिमेट्री की सेंस डेवलप हो जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ आपके ऑब्जेक्टिव में भी। रंगोली से क्या होता है? सिमेट्री का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अब नहीं भूलोगे आप लोग, तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर देती हूँ मैं। और क्या क्या होता है इससे? आपको कलर का कोऑर्डिनेशन समझ में आता है। और क्या क्या होता है भाई इससे? आपकी ना डिज़ाइन स्किल इंप्रूव होती है। जब दूसरों की रंगोली देखते तो होता है ना हम और अच्छी बना सकते हैं। और भाई आपको आपकी जो कल्चरल अवेयरनेस है वो बढ़ती है। और आपकी एक एवरग्रीन चीज़ क्रिएटिविटी तो बढ़ाता ही है ये, क्या? विजुअल आर्ट। ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2, फ्लावर स्ट्रिंग ऑन द स्ट्रिंग। क्या है ये देखे आपने? इनको बोलते हैं तोरांस। अगर नहीं देखे तो मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, दिख रहा है? देखें ये, जानिए क्यों लगाए जाते हैं दरवाजे पे तोरान और क्या है उसका महत्व, जान लीजिए जिसको जानना है, ठीक है। ओके, समझ गए होंगे आप लोग क्या होते हैं तोरांस। हाँ, सो दीज आर डेकोरेटिव हैंगिंग प्लेस्ड एट द डोर्स, जो डोर पे हैंग लटकते हैं, लटके हुए होते हैं डेकोरेशन के लिए, जिसमें क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट, दिस इज फ्लावर्स, दिस इज लीव्स, और कुछ कुछ पेपर के भी बनाते हैं, वो भी होते हैं पेपर के, बीड्स के, जो मोती होते हैं उनसे, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाएगी आपकी तोरांस। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई तोरान क्या होते हैं एंड इसका पर्पस क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कहीं जगह है, यही जगह है और कहूँगी। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आपको इसका महत्व में लिखना है कि भाई ये पैटर्न सिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखो पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, सेम सेम सेम। तो पैटर्न मेकिंग और रिपीटेशन सिखा रहा है भाई, रिपीटेशन। और आपकी कहाँ क्राफ्ट स्किल तो इंप्रूव हो ही रही है। ये फैंसी से 2-4 वर्ड सीख लो, विजुअल आर्ट्स के डिस्क्रिप्टिव में बहुत काम बन जाएगा तुम्हारे यहाँ से। इसमें जो इन्होंने ये करवाई है एक्टिविटीज में, क्या कराया है, एक जैसे टेक 3-4 फीट लॉन्ग और योर आर्म लेंथ थ्रेड, एक धागा लो इतना, मेक अ पैटर्न विद पेपर, स्लीव्स, फ्लावर्स एंड स्टिक देम टू थ्रेड टू मेक अ तोरान। इन्होंने तोरान बनवाया बच्चों का और फिर उसको डिस्प्ले कराया एंट्रेंस पे, ठीक है। मैं आपको पर्पस बता चुकी हूँ, वो बच्चों को पैटर्न, रिपीटेशन और क्राफ्ट स्किल सिखाना चाहते हैं। ओके, अब आ जाओ आगे। एक्टिविटी 3, मेक योर ओन पेपर लैंटर्न्स। लालटेन के बारे में तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कराया एक्टिविटी कि भाई आप एक कलर्ड पेपर लो, उसको फोल्ड करो, स्ट्रिप्स, इनकी ये जो स्ट्रिप्स है इनको अच्छे से काटो और ओपन पेस्ट करो इसको, सिलेंड्रिकल शेप को अटैच करो इस हैंडल को, ये जो ऊपर लगा हुआ है। क्यों क्यों सिखा रहे हैं? इसका ऑब्जेक्टिव दिवाली से एसोसिएटेड लग रहा है क्या? तो भाई इसका ऑब्जेक्टिव है आपकी फाइन मोटर स्किल डेवलप करना। क्या डेवलप करना? फाइन मोटर स्किल, क्योंकि बारीकी का काम है। आप कटिंग भी कर रहे हो, पेस्टिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो आपकी फाइन मोटर स्किल तो डेवलप हो ही रही है। प्रोपोर्शन देखोगे तो सिमेट्री भी डेवलप होगी यहाँ पे आपकी। और किस कलर में बनाना है, कलर सेंस डेवलप होगी। और वही कल्चरल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा आपका, फेस्टिवल्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे। क्रिएटिविटी एवरग्रीन, ये तो एवरग्रीन है इसमें नाम, ठीक है, याद रखना, क्रिएटिविटी। गॉट इट? ओके। एक्टिविटी नंबर 4, मेक योर ओन क्ले लैम्प। ये मिट्टी के दिए जो मैं तुम्हें पहले बता रही थी, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस भी वही है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाना, आपके फाइन मोटर स्किल पे काम करना। मिट्टी से आप कुछ बना रहे हो तो वो आपके हाथों से बन रहे हैं, हाथों का काम जो होता है वो फाइन मोटर स्किल में आता है। ओके, अब आ जाओ एक्टिविटी नंबर 5 पे, मेक ज्वेलरी। तो भाई ये देखो कितने अच्छे गहने हैं, किसी को चाहिए तो बता देना, ब्रेसलेट्स, हार भी है भाई, ठीक है। वाह वाह, क्या क्रिएटिविटी है बच्चों की। सो इन्होंने क्या कराया है, पेपर वगैरह से ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, बीड्स वगैरह से ये बनवाया ज्वेलरीज। तो इसका पर्पस क्या, क्या कर रहे हैं ये लोग, इससे होगा क्या मैम, ये बता दो हमें। तो इससे उनको कल्चरल डाइवर्सिटी का पता चलेगा,
जिनके जहाँ जैसी ज्वेलरी पहनी जाती है वो बच्चा वैसी बनाने की कोशिश करेगा। तो आप फ़ैमिलियर होंगे कल्चरल डाइवर्सिटी से। किससे? कल्चरल डाइवर्सिटी से। और इनकी अलग-अलग शेप्स तो आपको दिख ही रही होगी, तो आपको शेप्स का अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, पैटर्न्स का आइडिया हो जाएगा, ट्रेडिशनल डिज़ाइन्स का आइडिया हो जाएगा। ट्रेडिशनल डिज़ाइन्स। ओके? ओके। हाँ जी, ये चैप्टर हो चुका है आपका इसी के साथ ख़त्म। मज़ा आ रहा है क्लास में, ठीक है? चलिए, अब हम करेंगे टेक्सचर इन नेचर। ये कहीं न कहीं सिमिलर है जो अभी-अभी आपने पढ़ा था ना ऑब्जेक्ट्स वाला सबसे पहले, उससे रिलेटेड है। तो टेक्सचर इन नेचर में नेचर क्या है? भाई नेचर हमारे आसपास का वातावरण, पर्यावरण, एनवायरनमेंट। तो भाई हमारे आसपास बहुत सारे ब्यूटीफुल एलिमेंट्स हैं। जैसे आपको तो कुछ ब्यूटीफुल लग नहीं रहा होगा अपने आसपास। अरे आपके आसपास बच्चे पेड़ है, ट्रीज ट्रीज है, प्यारी चीज़ है वो। लीव्स है, पत्तियाँ, प्यारी चीज़ है वो। फ्लावर्स है, ठीक है। स्टोन्स है, पत्थर, हाँ जी, जो नेचुरल चीज़ें हैं इस तरीके की। बार्क है, सोइल है। तो हमारे आसपास ना जो हमारी दुनिया है वो बहुत ऐसे ब्यूटीफुल एलिमेंट से भरी हुई है। इन सब चीज़ों में सिर्फ कलर और शेप ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इन सब चीज़ों में टेक्सचर होता है। क्या होता है? टेक्सचर होता है। टेक्सचर का मतलब अभी भी नहीं समझ में आया मैम? टेक्सचर का मतलब होता है सरफेस का फील कर पाना। इसको मैं लिखवा देती हूँ। सरफेस को फील करना इज कॉल्ड टेक्सचर। कि आप ये समझ पाओ कि सरफेस कैसा है, रफ है, स्मूथ है, बम्पी है, सॉफ्ट है। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे टेक्सचर होते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग सीखने क्या वाले हो? इन दिस चैप्टर आप सीखोगे टेक्सचर को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन पावर आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी एकदम से, ठीक है। एक आप सीखोगे फ्रोटेज टेक्निक, कोलाज टेक्निक एंड लीफ प्रिंटिंग टेक्निक। कौन कौन सी टेक्निक बताई मैंने आपको? दिखाई देती हूँ ना, ये लो। तो चलिए एक एक करके इन सभी टेक्निक्स को हम सीखेंगे और कैसे आर्ट वर्क, क्रिएटिविटी इनसे आती है वो चीज़ हम जानेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा, ये जो जो चीज़ें मैंने बताई। अच्छा मुझे बताना, ट्री की जो बार्क है उसका टेक्सचर कैसा होता है? इमेजिन करो। बार्क समझ में आ रही है ना? ये जो ट्री होता है इसकी जो बार्क होती है ये रफ होता है ना, रफ। मैं फील देना चाह रही हूँ टेक्सचर क्या होता है, ये दिमाग में बैठ जाए। फ्लावर है, फ्लावर कितना सॉफ्ट सा होता है ना, पकड़ते हैं तब सॉफ्ट सा होता है फ्लावर, तो सॉफ्ट टेक्सचर है उसका। पत्थर कैसा होता है भाई? पत्थर पत्थर कितना हार्ड होता है, तो उसका टेक्सचर हार्ड होता है, ठीक है। पत्ती, लीफ लीफ, ये पत्ती है, इसका टेक्सचर कैसा होता है? स्मूथ होता है ना। तो आई होप मैं टेक्सचर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ क्या होता है, जिसको हम टच करके फील कर सकते हैं कि भाई ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये रफ है ना। तो आर्ट में आर्टिस्ट क्या करते हैं? टेक्सचर को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उन्हें ड्राइंग और आर्ट वर्क में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वैसा ही टेक्सचर, ठीक है। फ्रोटेज क्या होता है? फ्रोटेज इज रबिंग ऑन टेक्सचर्ड सरफेस टू कैप्चर देयर पैटर्न्स। आप जब पैटर्न्स को कैप्चर करने के लिए ऐसे ऐसे ट्रेस करते हो ना, ये शायद आगे भी आएगा, हाँ। इनको मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आई मीन एनसीईआरटी में आगे मेंशन है ये चीजें। अभी एक्टिविटी 2.1 पे फोकस करते हैं। ओके, इमेजिन अ विश फुलफिलिंग ट्री। अच्छा, इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स को कल्प वृक्ष इमेजिन करना है। कौन सा वृक्ष इमेजिन करना है? इन्होंने नाम दिया हुआ है खुद से, मेक योर ओन। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब होता है विश फुलफिलिंग ट्री, एक ऐसा पेड़ जो आपकी सारी विशेष पूरी करते, ठीक है। ये एक मैथोलॉजिकल विश फुलफिलिंग ट्री माना जाता है। स्टूडेंट्स को ट्री ऑब्जर्व करने हैं और फिर अपना इमेजिनरी ट्री डिजाइन करना है खुद से, मेरा इमेजिनरी ट्री, ठीक है। तो भाई टीचर ने क्या कहा होगा? सबसे पहले अपने आसपास इन ट्रीज को ऑब्जर्व करिए, नोटिस करिए। ट्री कितना लंबा है, ब्रांचेस कैसे फैली हुई है, उसकी ब्रांचेस को देखिए। लीव्स की शेप क्या है उसकी, वो चीज़ देखिए, लीव्स की शेप कैसी है, ठीक है। और इमेजिन करिए आप एक मैजिकल फॉरेस्ट में हो। ये एक्टिविटी करा रहे हैं टीचर, ठीक है। आप एक मैजिकल फॉरेस्ट में हो और वहां है कल्प वृक्ष। क्या है? कल्प वृक्ष, यानी कि विश फुलफिलिंग ट्री। आपका ट्री किसी भी शेप, साइज या कलर का हो सकता है। सबसे पहले 2-3 स्केचेस बनाइए और फिर बेस्ट डिजाइन चूज कीजिए, ठीक है। 2-3 स्केचेस, यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी ट्री बना सकते हो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ये बन जाएगा, कल्प वृक्ष क्या होता है? विश फुलफिलिंग ट्री होता है। अगर इसको डेप्थ में पूछ लेगा तो फिर क्या कर लोगे तुम लोग? छोड़ के आ जाओगे? नहीं नहीं, मुझसे पढ़ा ऐसे कैसे छोड़ाओगे? तो कल्प वृक्ष, ठीक है। इसके बारे में आपको एक बात तो आप ये लिख सकते हो कि ये मिथिकल विश फुलफिलिंग है। कितनी बार बताओगे मैम? ये तो हमें पता है, और कुछ बताइए, है ना। तो और कुछ सुन लो। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये किस में मेंशन है। ये मेंशन है, मेंशनड इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट,
ठीक है, थर्ड पॉइंट बताइए। इट सिंबलाइज एबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स। भाई ये क्या सिंबलाइज करता है? ब्लेसिंग्स को, क्योंकि भाई विशफुल फीलिंग है तो ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स को ही शो करेगा। ब्लेसिंग्स सिंबलाइजेस, ओके। ये क्या इंस्पायर करता है? अभी उसने ऑथर ने क्या कहा ऊपर कि आप अपनी मर्जी से अपना मैजिकल ट्री बनाइए, यानी कि इमेजिनेशन को बताता है भाई, इमेजिनेशन को बताता है, ठीक है, इमेजिनेटिव आर्ट वर्क। ये बन गया 4 पॉइंट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसी को ये बना के थोड़ा सा कैपिटल में ब्लैक पेन से लिख करके ऐसे लाइन खींच के इसके नीचे फिर इक्वल्स टू डाल करके और थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना, इसी को हो जाएगा। ओके ओके। एक्टिविटी 2.2 फ्रोटेज। फ्रोटेज एक आर्ट टेक्निक होती है जिसमें रबिंग मेथड यूज होता है। देखो यही मैं आपको वहां बता रही थी, ट्रेसिंग कर की होगी कभी। ये देखो पेड़ की बार्क है, इसके ऊपर पेज रख के ये ट्रेस कर रहे हैं तो इसमें टेक्सचर आ गया। अगर ये बार्क के ऊपर रख के फ्रोटेज ना करते तो क्या ऐसा टेक्सचर मिल पाता? नहीं मिल पाता। वो इस तरीके वाली बात नहीं आ पाती जो अब इसमें फील आ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर को टेक्सचर्ड सरफेस पर रखकर पेंसिल से रब करते हैं, इससे सरफेस का पैटर्न पेपर पर कैप्चर हो जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना। सो द प्रोसेस ऑफ, यहाँ से आपसे वन लाइनर डेफिनेशंस भी तो आ सकते हैं पेपर में। डिफाइन द फॉलोइंग, एंड आपको 4 चीजें दे दी जाएगी, उसमें एक ये भी होगी, द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग टेक्सचर बाय रबिंग ऑन सरफेस इज कॉल्ड फ्रोटेज। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक्टिविटी क्या कराई है भाई, पेपर को किसी एक टेक्सचर सरफेस पर रखिए, लीव, ट्री बार्क, स्टोन, पेबल, किसी पर भी रख दो। अब पेंसिल या कैरियन से पेपर को रब करना है। जैसे ही आप रब करेंगे सरफेस का पैटर्न पेपर पर अपीयर होने लगेगा। ये हो रखा है, ठीक है, इसी प्रोसेस को फ्रोटेज कहते हैं। फ्रोटेज इज अ टेक्निक ऑफ रबिंग। यहाँ से अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? एक तो यही लिख दोगे कि ये एक आर्ट टेक्निक है जो यूज की जाती है टेक्सचर को कैप्चर करने के लिए, कैप्चरिंग टेक्सचर। पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट, शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ऑन द टेक्सचर्ड सरफेस। इसमें क्या होता है कि आप एक शीट को सरफेस पे रखते हो, ठीक है, ये भी बन गया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये बना दिया। तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है कि भाई आप पेंसिल को क्या करते हो, फिर उस पर रब्ड ओवर ओवर द पेपर। अच्छा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि जो टेक्सचर है वो अपीयर हो जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, टेक्सचर अपीयर। गॉट इट? आगे मजे, चलिए आगे बढ़े। ये इन्होंने दे रखा था ये पॉइंट एक्टिविटी का। चलिए एक्टिविटी 2.3 कोलाज। कोलाज का मतलब क्या होता है? कोलाज ऑफ ट्रंक एंड ब्रांचेस। कोलाज का मतलब होता है डिफरेंट मटेरियल्स को पेस्ट करके आर्ट वर्क बनाना। डिफरेंट मटेरियल्स को पेस्ट कर करके क्या बनाना, आर्ट वर्क। जैसे कि पेपर के पीसेस है, लीव्स है, फैब्रिक है, फ्रोटेज पैटर्न है, सब कुछ ऐसे चिपका दो इधर, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं कोलाज टेक्निक, ठीक है। इस एक्टिविटी में जो इन्होंने एक्टिविटी करके दिखाई है आपको, एक जो विश फुलफिलिंग ट्री था ये वाला, ट्रंक एंड ब्रांचेस, वो बनानी है खुद से। कैसे? पेपर ज्वाइन करके। पेपर ज्वाइन करके एक लार्ज सरफेस बनाया, ट्री की आउटलाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद में फ्रोटेज पैटर्न कलेक्ट करना है। इन पैटर्न्स को ट्रंक और ब्रांचेस के अंदर पेस्ट कर देना है। ये कर रखी है, दिख रहा है ना ये आराम से, देखो ये कैसे कैसे लगा रखी है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कोलाज आर्ट वर्क हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पेस्टिंग डिफरेंट मटेरियल। सिंपल लैंग्वेज में कोलाज का मतलब इतना समझ लो, पेस्ट करना। पेस्ट व्हाट? डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स। ओके ओके। अब आ जाओ एक्टिविटी 2.4 पे, लीफ प्रिंटिंग। अब ये लीफ प्रिंटिंग क्या होता है? तो इस एक्टिविटी में लीव्स पर पेंट लगा करके प्रिंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मतलब कि जो पत्तियां है उस पर आप पेंट लगाओगे। लीव्स पर क्या लगाओगे? लीव्स को लीव्स को क्या कर दोगे? पेंट कर दोगे, एंड देन उसको प्रिंट करोगे। प्रिंट बनाया जाएगा उसका। थंब प्रिंटिंग से बलून वगैरह बनाया होगा आपने, स्कूल में एक पेंटिंग होती थी थंब, ऐसे 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 पूरा गुब्बारा से ऐसे बन जाता था वो थंब प्रिंटिंग। तो उस टाइप से ये प्रिंट द लीव्स में क्या होता है, आप पत्तियों पे पहले पेंट लगाओगे, ये पत्ती है रियल, इस पे पेंट लगाया, इसके प्रिंट को आप अपनी ड्राइंग नोटबुक में, बुक में लगा दोगे, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या कहती है कि सबसे पहले आप गेदर लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर, यानी कि डिफरेंट तरह की जो लीव्स है उसको कलेक्ट करो, फिर उसको थोड़ा सा पेंट को थोड़ा पानी के साथ मिक्स करो, ठीक है। उसके बाद इसको पेस्ट करो, पेंट अप्लाई करो, फिर लीफ को पेपर पर प्रेस करो और लीफ को केयरफुली हटाओ। इससे देखोगे कि जो लीफ का ब्यूटीफुल प्रिंट है वो पेपर पर आ गया है, टेक्सचर, लीफ का टेक्सचर इस पे आ जाएगा। अच्छा, समझ में आया? तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर वो बनाने चलेंगे तो ये पूछ लेंगे कि भाई लीफ प्रिंटिंग का प्रोसेस एक्सप्लेन कर दो। क्या पूछ लेंगे वो लोग? एक्सप्लेन लीफ प्रिंटिंग प्रोसेस। तो आपको ये 7 स्टेप एक्सप्लेन करने आने चाहिए, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे कर देंगे हम लोग। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई पहले अलग अलग शेप, साइज, टेक्सचर की पत्तियाँ इकट्ठी करो, उसको पेंट करो, पेंट करके उसको नोटबुक पे रख दो एंड केयरफुली उसको हटा लो। तो
ये थी थोड़ी सी बातचीत, ये चैप्टर यहीं पे होता है खत्म। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, एक्वा वर्ल्ड। एक्वा वर्ल्ड, एक्वा नाम सुनते ही मेरे माइंड में क्या आ रहा है? वाटर। क्या आ रहा है? वाटर। देखो पहली लाइन यही है, एक्वा इज अनदर वर्ड फॉर वाटर। ओके, अब आता है एक्वेरियम। एक्वेरियम स्टार्ट विद दिस वर्ड। एक्वेरियम क्या होता है? सबने देखा होगा जहाँ पे फिश को स्टोर करके रखते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स को स्टोर करके रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लास टैंक होता है एक, दैट्स अ ग्लास टैंक, है ना? ओके, आगे है एक्वा इज, ये लाइन अच्छी है देखो, एक्वा इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब सम शेड्स ऑफ कलर सच एज एक्वा ब्लू और एक्वा ग्रीन। यानी कि कुछ कलर्स भी वाटर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एक्वा ब्लू हो गया, एक्वा ग्रीन हो गया। ये कलर्स क्या करते हैं? वाटर की शेड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा अब इमेजिन करो कि आप कहाँ हो, आप एक अंडर वाटर वर्ल्ड में डाइव कर रहे हो। कहाँ डाइव कर रहे हो? अंडर वाटर वर्ल्ड में। अब आपको क्या दिखेगा भाई? अब आप पानी के अंदर हो, वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपको फिश दिखेगी, ऑक्टोपस दिखेगा, सी प्लांट्स दिखेंगे, स्टार फिश दिखेगी, कोराल दिखेंगे, है ना? बिल्कुल सही। इस चैप्टर में हम एक्वेटिक क्रिएचर्स को ऑब्जर्व करेंगे, उनको ड्रॉ करेंगे, क्रिएटिव आर्ट बनाना सीखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है? इस यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इतना ही दिया हुआ है। अब आ जाओ आगे। ऑब्जर्व द पैटर्न, एक्टिविटी 3.1, ड्रॉपलेट्स, रिपल्स एंड वेव्स। इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है? ड्रॉ द पैटर्न्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। पैटर्न को, यानी कि आप ऑब्जर्व पैटर्न्स एज यू ड्रॉ। कुछ भी आप बना रहे हो तो उसको ऑब्जर्व करो, कलर करो एंड बहुत सारे क्या करो? क्रिएट करो मैनी एक्वेटिक क्रिएचर्स। नेचर में पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे ओवरऑल एक्टिविटी 3.1 में पैटर्न्स की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि भाई जैसे फिश के ऊपर कितने अच्छे पैटर्न होते हैं। फिश की बॉडी है ना, फिश की बॉडी पर क्या होता है? पैटर्न्स बने होते हैं, है ना? स्केल्स बने होते हैं, उसको स्केल्स भी बोलते हैं। और इन स्केल्स में क्या होता है? डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। जो फिश की बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं उनमें बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। हर फिश का एक अलग पैटर्न होता है। इसीलिए जब भी आप ड्राइंग बनाओ तो क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, ठीक है? फिर पैटर्न देखना है उसका, ठीक है? एंड देन उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। ये चीज़ें इसमें बताई गई है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। शेल्स एंड स्केल्स। यहाँ पे जनरली शेल्स एंड स्केल्स में ड्रॉ आउटलाइन ऑफ 3 और मोर एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि 3 से 4 एक्वेटिक एनिमल्स की आउटलाइन ड्रॉ करो। एट द पैटर्न यू सी ऑन ईच ऑफ द एनिमल्स, कंपेयर द पैटर्न एंड डिस्कस देयर। इसमें आपको, आप जब पैटर्न बनाओगे तो पता चल जाएगा इनमें क्या सिमिलरिटी है एंड क्या डिफरेंसेस है। ये एक्टिविटी में करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? अब आ जाओ रिफ्लेक्शन इन वाटर। व्हेन यू लुक इनटू अ मिरर डजंट योर रिफ्लेक्शन लुक एग्जैक्टली लाइक यू। जब भी आप पानी में देखते हो, सॉरी जब भी आप मिरर में देखते हो, व्हेन यू लुक इनटू द मिरर, तो क्या आपको एग्जैक्टली वैसा ही नहीं दिखाई देता जैसे आप हो? क्यों? लुक एट द पिक्चर ऑन द बॉटम राइट, हुज रिफ्लेक्शन डू यू सी इन द वाटर। यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए स्वैन, ठीक है? तो यही कहना चाह रहा है कि जिस तरीके से मिरर में रिफ्लेक्शन होती है वैसे ही रिफ्लेक्शन इन वाटर, पानी में भी होती है। ड्रॉ द एनिमल, ये एक एक्टिविटी दी गई है कि आप इस तरीके से एनिमल को ड्रॉ करो। ओके, ड्रॉ अनदर पिक्चर ऑन सेपरेट शीट, शो द लाइन फ्रॉम द पंचतंत्र स्टोरी, पीपिंग इनटू द वेल, ड्रॉ इट्स रिफ्लेक्शन टू। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। ओके, उसके बाद अंडर वाटर प्रोफेशनल्स, इमेजिन द एक्वेटिक वर्ल्ड हैज़, ये एक थोड़ी सी फनी एक्टिविटी है। फनी एक्टिविटी इन द सेंस कि भाई आप इमेजिन करो कि आप एक एक्वेटिक वर्ल्ड में हो जहाँ पे बहुत सारे जैसे कि क्रैब को इन्होंने टीचर बोल दिया, फिश को डॉक्टर बोल दिया, टोटोटॉइस को शेफ बोल दिया, एक्टर को क्रोकोडाइल बोल दिया, सॉरी क्रोकोडाइल को एक्टर बोल दिया, और ऑक्टोपस को फैशन मॉडल बोल दिया, शार्क को क्या बोल दिया? लॉयर। यानी कि इन्होंने क्या दे दिए? रोल्स दे दिए, इनको प्रोफेशंस दे दिए कि तुम ये हो, तुम ये हो। क्यों? इससे क्या होता है? इससे हमारी क्रिएटिविटी इन्हेंस होके आती है, हम और ज़्यादा इमेजिनेशन कर पाते हैं। इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इससे, ठीक है? हम चीज़ों को फील कर पाते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है? अच्छा, तो इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? अगर इसके पर्पस की बात की जाए तो इसमें मतलब ये है कि आप, जैसे यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि मोबाइल क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन कहाँ दिख सकता है। अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ाई ना, हाँ इतने बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं कि रिफ्लेक्शन कहाँ दिख सकता है, तो मिरर में, वाटर में, दोनों में इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक्वा कलर्स कौन कौन से होते हैं? एक्वा ब्लू और एक्वा ग्रीन होते हैं, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3.5 दैट इज कोलाम्स। अब बात करते हैं कोलाम्स की। तो देखो तमिलनाडु में, इन तमिलनाडु फ्लोर डिजाइन जो होते हैं ना, उन्हीं को कोलाम बोला गया है। किसको? तमिलनाडु के फ्लोर डिजाइन को। व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर लैंग्वेज और रीजन? आपकी भाषा में, आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इनको देखो, दीज आर ड्रॉइंग यूजिंग स्टोन, पाउडर, राइस फ्लोर और चौक, ठीक है? प्रैक्टिस ड्रॉइंग दिस फिश कोलाम यूजिंग डॉट्स एंड लाइन्स। पहले इन्होंने क्या किया है? सिर्फ डॉट्स एंड लाइन्स बनाई। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, सिर्फ ये था 1 2 3 4 5। इसके बाद इन्होंने बस
इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, इसी से फिश रेडी की है, डॉट्स एंड लाइन से, डॉट्स एंड लाइन से। सो ये क्या है, ये एक एक्टिविटी करके दिखाई गई इसमें। और ये जो फ्लोर डिज़ाइन होते हैं तमिलनाडु में, ये क्वेश्चन आपका वन लाइनर में ज़रूर पूछा जाएगा, यहाँ से स्टार मार्क कर लेना, वन लाइनर में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। और बाकी ना एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी से मैम पढ़ा रही है एंड इट्स टू बोरिंग, है ना, मज़ा नहीं आ रहा है हमें, इतना सब कुछ बुक ही तो नहीं पढ़नी थी, हमें कुछ कंसाइज दो मैम। कुछ बच्चों की डिमांड रहती है कि हमें कुछ कंसाइज पकड़ा दो जिसको पढ़ के हम एग्जाम देने चले जाए, इतनी बुक्स वगैरह हमसे नहीं पढ़ी जाएगी, हमें बड़ा बोरिंग लगता है। सो उसका भी जुगाड़ मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। आपके ना डिजिटल नोट्स तैयार हो चुके हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इसमें, देख लेना, ठीक है। इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, बट मैं अभी इसीलिए नहीं बताना चाह रही थी ये चीज़, क्योंकि फिर पढ़ोगे ही नहीं तुम, डायरेक्ट तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, उसका एक्सेस मिलते ही बस नोट्स को पढ़ के चले जाओगे पेपर देने। आई वॉन्ट कि हर बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। क्या डेवलप हो? अंडरस्टैंडिंग। आप लोग समझते नहीं हो, बट आपको बस रटना होता है। सो यही मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दूर करना था मिसकंसेप्शन, कि आप पहले बुक से पढ़ो, बुक से जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, फिर डिजिटल नोट्स रटने नहीं पड़ेंगे, वो आपके कंसाइज चीट शीट्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चीट शीट्स हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है जी। यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक दूसरी बुक आ गई है, आई थिंक ये 6th ग्रेड की है, कीर्ति बुक, है ना। चलो जो भी है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है ऑब्जेक्ट एंड स्टिल लाइफ। जो हमने अभी पीछे पढ़ा था ना, सबसे पहला चैप्टर जो था, उसी से रिलेटेड है। विजुअल आर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप ड्राइंग बनाते हो तो आप क्या ड्रॉ करते हो? जब आप ड्राइंग बनाते हो तो आप क्या ड्रॉ करते हो? फ्रूट्स, बॉटल्स, कप, बुक, ये सब, है ना। तो इन सबको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है। जो भी आप ड्रॉ करते हो, कुछ भी है, जो भी आप ड्रॉ करते हो, उसको बोल देते हैं स्टिल लाइफ। क्या बोल देते हैं? स्टिल लाइफ। यानी कि स्टिल लाइफ का मतलब है, स्टिल लाइफ का क्या मतलब है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को क्या करोगे आप? ऑब्जर्व करोगे। क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे एंड देन उसको ड्रॉ करोगे, दैट इज कॉल्ड स्टिल लाइफ। यहाँ से आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट। ओके, ये सब मूव नहीं करते हैं, इसीलिए इनको स्टिल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, स्टैंड स्टिल, यही रुके रहो। तो स्टिल का मतलब होता है जो चीज़ एक जगह ठहरी होती है, यानी कि नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को आप ऑब्जर्व करके क्या करते हो? ड्रॉ करते हो। ओके, सो स्टिल लाइफ ड्राइंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? जैसे मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि भाई आपके आसपास क्या है, अब मुझे बताओ। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास क्या होगा? बुक्स हो सकती है, कोई कॉपी में नोट डाउन कर रहा होगा, नोटबुक होगी, या फिर आपका फ़ोन होगा, लैपटॉप होगा, यही सब चीज़ें ना। अब मैं बोलूँ जो भी बेटा आपके पास है ना, आपके आसपास है, उसको देख के ड्राइंग बनानी है। क्या बनानी है? ड्राइंग बनानी है। ठीक है जी। तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? मैंने बोल दिया, आपके सामने क्या है? फ़ोन है, आपका मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है, उस सेल फ़ोन की ड्राइंग बनाओ। तो आप करोगे ऑब्जर्वेशन। यहाँ से वन लाइनर एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा कि ड्राइंग करने का, कोई भी स्टिल ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने का फर्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है। पहले ऑब्जर्व करोगे। क्या ऑब्जर्व करोगे? ये भी पूछा जा सकता है। आप फोन का साइज ऑब्जर्व करोगे, उसकी शेप ऑब्जर्व करोगे, किस शेप में है, उसकी शेडो ऑब्जर्व करोगे, लाइट ऑब्जर्व करोगे, ये सब चीजें करते हैं ना। जितनी अच्छी आप ऑब्जर्वेशन करोगे, उतनी अच्छी आपकी ड्रॉइंग होगी, उतनी रियलिस्टिक ड्रॉइंग बनेगी। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और कुछ भी है क्या यहाँ पे? ईच ड्राइंग विल डिपेंड योर ऑब्जर्वेशन, ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ईच एक्टिविटी विल शार्पन योर स्किल। हाँ, एक इंटरेस्टिंग सी बात है यहाँ पे 3D वाले। देखो, ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट बेसिक शेप से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका बॉक्स है, बॉक्स किससे बना है? बॉक्स बना है रेक्टेंगल से। किससे बना है? रेक्टेंगल से। अच्छा, बोतल, बोतल बनी है सिलेंडर से। यानी कि कोई भी आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ना कोई एक शेप होती है उनकी। तो आपको ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले कोई बेसिक शेप ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है? बेसिक शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है। एक लाइट एंड शेडो का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। लाइट एंड शेडो मैं अभी एक साथ ही लिखवा रही हूँ सारी चीजें, इसके बाद इसकी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। यहाँ जगह हो तो मैं यहाँ करा देती हूँ। देखो, एक्टिविटी 3 में भी आएगा ये लाइट एंड शेडो। ये क्या होता है? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो क्या होता है? शेडो बनाई जाती है। बेसिक सी बात है भाई। एक सेकेंड रुकना। हाँ, बेसिक सी बात है। लाइट जहाँ पड़ेगी वहां पे क्या बनेगी? शेडो बनेगी। शेडो ड्राइंग को रियलिस्टिक लुक देती है। अगर आपसे पूछा जाए शेडो क्या किस चीज में हेल्प करती है, शेड तो क्या करोगे? इसको रियलिस्टिक बनाती है। इसीलिए स्टिल लाइफ ड्राइंग में लाइट डायरेक्शन और शेडो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी। अब आगे एक बार जो ये पीछे रह गया ना, यहाँ से शुरू करते हैं एक्टिविटी से। अब आपको सिंपली एक्टिविटी करनी है। स्टेप 1, आपके सामने ना टेबल पर क्या है? 3 ऑब्जेक्ट्स है, जैसे एप्पल है, बोतल है, कप है। उनको ऑब्जर्व करो, बेसिक शेप्स ड्रॉ करो, फिर उनकी डिटेल ऐड करो, और उसके बाद क्या करो? लाइट शेडो शो करो। ठीक है। इसमें पूरे में जब आप एक्टिविटीज़ को पढ़ोगे ना, ये यही समझ में आएगा। इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। फिर ये एक अलग आ गया ड्राइंग फर्नीचर वाला। बाकी अगर आप चाहोगे तो मैं इनकी एक्टिविटीज़ पे ना शॉर्ट्स रेडी कर दूंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए इन एक्टिविटीज़ को समझने के लिए। इसमें कंक्लूजन ये है कि मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ।
अगर ज़्यादा ही डेप्थ में करने का मन है तो। बाकी जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं मैं आपको बताती चली रही हूँ, है ना। एक्टिविटी 1, एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सराउंडिंग। अपने आसपास एक्सप्लोर करो, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, किस मटेरियल से क्या चीज़ बनी हुई है, सोचो किस शेप के बारे में। चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे क्या ऑब्जर्व करना है, आपको सेलेक्ट करना है। ओके डन। ठीक है, सेकंड देखो, ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज ये कौन सा वे है मैम? ओके, एवरी पर्सन ड्रॉज डिफरेंटली। हर इंसान अलग तरीके से बनाता है। दिस मेक्स योर देयर एक्सप्रेशन यूनिक। सबका अपना एक अलग तरीका होता है जो उसको यूनिक बनाता है। यू कैन ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कंटिन्यूअस लाइन। आप एक ही कंटिन्यूअस लाइन से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। दिस मीन्स वो बोलते हैं ना कि पेंसिल नहीं उठानी, पेपर से कुछ भी ड्रॉ कर। सो यू कैन पिक अप योर पेंसिल फ्रॉम द पेपर वाइल ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट। आस्क योर क्लासमेट्स, अपने दोस्तों को बोलो कि ऐसा करे, तो उनकी ना ड्रॉइंग बहुत अलग अलग निकल के आएंगी इससे। You can draw different parts of the object. For instance, while drawing a water bottle, draw each part. ठीक है, जब आप वाटर बॉटल बना रहे हो तो उसके कैप, कंटेनर, सो ऑन सारी चीज़ सेपरेटली बनाओ। नोटिस करो उसके डिफरेंस इन प्रोपोर्शन, जो रियल ऑब्जेक्ट है और जो आपने बनाया है उसमें कितना डिफरेंस है। ट्राई एंड ड्रॉ द सेम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल। उनको 3 डिफरेंट एंगल से बना के देखो। चेंज योर पोजीशन और मूव द ऑब्जेक्ट अराउंड। यू कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर। आप उसको ऑब्जेक्ट को फ्लोर पे रख सकते हो, हैंग कर सकते हो, टांग सकते हो। ठीक है, आफ्टर यू फिनिश दिस 3 ड्राइंग्स शेयर देम विद योर क्लासमेट्स। विच ऑफ दीज एंगल्स डू दे फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग। और उनसे पूछो ये 3 एंगल से मैंने एक ही तस्वीर बनाई है, तो वो बताएंगे कि कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, कंटिन्यू। ओके, ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स एट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फाउंड एट होम। आपके घर पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे कुछ भी ड्रॉ करना है। ठीक है, फाइंड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड, मेटल, क्ले, प्लास्टिक, क्लॉथ। ठीक है, प्लेस देम वेयर देयर इज अ लाइट। क्रिएट एन आउटलाइन ड्रॉइंग एंड ट्राई टू मैप द डार्क एंड लाइट एरियाज। ठीक है, नोटिस द कलर एंड शेप ऑफ द। यहाँ पे शेडो का कॉन्सेप्ट बताएगा जिसके बाद में लाइट एंड शेडो आ जाता है, जो रियलिस्टिक बनाने में हेल्प करता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट। ओके, artists have the practice of studying objects. They arrange them in a group to create drawings, paintings, sculptures and photographs. Such artwork called still life. ये मैं आपको बता चुकी हूँ still life क्या होता है। ठीक है, ये वही सब चीज़ें हैं, तो इसमें सब रिपीटेशन चल रहा है। क्रिएट योर ओन स्टिल लाइफ। कैसे? मे ग्रुप्स, 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बनाओ, सर्कल में बैठो, सेंटर में इन द सेंटर ऑफ द सर्कल प्लेस 2 और 3 ऑब्जेक्ट्स। सेंटर में यहाँ पे 2 से 3 ऑब्जेक्ट्स रख दो, लाइक बोटल, फ्रूट, मेटल, कंपास, वुडन रूलर, कुछ भी रख दो यार। ठीक है, डिस्कस इन योर ग्रुप डिफरेंट वेज द ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड एंड अरेंज। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स कैन टच ईच अदर, जैसे कर रहे हैं ना, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और यू कैन स्कैटर दैम अराउंड, आप इनको अलग भी कर सकते हो। मेक श्योर एवरीवन इन द सर्कल कैन मेक द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। फिर इनको ड्रॉ करो, अलग अलग एंगल से देख पा रहे हैं सब बच्चे, और ऑब्जर्व करो। और इससे क्या होगा, आपके अपनी स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट की ड्रॉइंग हो पाएगी। ठीक है जी। एक्टिविटी 6 देखो, ड्रॉइंग फर्नीचर। What are the different type of furnitures you see in the school? Observe and draw any 2 or 3 furniture. Compare your drawing with the actual objects. Compare the straight line, angles and shapes you drew with the straight lines, angles and shapes in the object. Edit your drawing so that it conveys dimension and depth around the object. This is called perspective. यहाँ से एक definition निकल के आती है perspective की. It convey dimension and depth of the object is called perspective. It gives us a feeling of 3D space as though we can see it in front of us. In small groups, look at your peer work and analyze whose work has perspective. अब आप अपने ग्रुप में देखो, अपने peer वर्क को देखो, एनालाइज करो किसका पर्सपेक्टिव कैसा है। ठीक है, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। पर्सपेक्टिव एक तरीके से आप समझ सकते हो इजी लैंग्वेज में, नजरिया, सबका नजरिया अलग होता है, बनाने का, देखने का, है ना, सब चीज़ों का। आइडेंटिफाई द लाइन्स, शेप्स, फॉर्म्स दे दैट आर हेल्पिंग इन शोइंग देयर पर्सपेक्टिव। आप उनका पर्सपेक्टिव के लिए जो लाइन्स और शेप्स, फॉर्म्स हेल्प करें उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव के लिए क्या चीज़ मैटर करती है? लाइन, shapes and forms. Okay. Observe and draw objects that are part of building doors, windows. ठीक है, एक्टिविटी करने को बोल रहा है। एक्टिविटी 7 देखो, मेक अ फ्लिप बुक। एक फ्लिप बुक बनाओ। आई होप ये बुक सभी ने सभी तो नहीं बट मोस्टली लोगों ने स्कूल टाइम में बनाई होगी, है ना। इसमें समझते हो, जब आप इसको, एक पूरी छोटी सी डायरी आती है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा इमेज बनाते जाते हो, आगे बनाते जाते हो, बनाते जाते हो, एंड जब आप उसके पेज ऐसे पलटते हो ना, तो ऐसा लगता है इट्स मूविंग। ये स्टिल ऑब्जेक्ट है लेकिन ये स्टिल लाइफ लगता नहीं है, ये मूविंग लगता है ना। तो ये इसमें वही स्टेप दिए गए कैसे कैसे आप इसको बना सकते हो। पहले इतना, फिर ये थोड़ा सा और आ गया, फिर इसमें पत्ती ऐड हो गई, फिर इसमें ये ऐड हो गया, समझ रहे हो ना। फिर इनको पलटते जाओगे ना, जब टर्न करोगे पेजेस को, इतना सुंदर लगता है, लाइक एक मूवी की तरह कुछ चल रहा है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट लगता है ये सभी ने किया ही होगा यार। ठीक है, ओके, ये चैप्टर भी हुआ हमारा खत्म। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 है चेंजिंग द टिपिकल पिक्चर। अच्छा, तो अब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे चेंजिंग द टिपिकल पिक्चर के। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूँ ट्री ड्रॉ करो, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? यूजुअली बच्चे क्या बनाते हैं, ब्राउन ट्रंक बना देंगे, हरी पत्तियां बना देंगे, थोड़ी सी सिंपल शेप बना देंगे पेड़ की, है ना। यही होता है टिपिकल पिक्चर। क्या होता है? टिपिकल पिक्चर, जो आपके माइंड में प्री डिसाइडेड है, आपने जो देखा है, आपने जो सीखा है, जो चीज़ हम हमेशा सेम तरीके से बनाते हैं। इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जो चीज़ हम हमेशा
सेम पैटर्न में बनाते हैं, सेम तरीके से बनाते हैं, सेम मेथड से बनाते हैं। ओके जी। अच्छा, अब अगर हम इसी ट्री को क्रिएटिव तरीके से चेंज कर दें तो क्या होगा? सोचो सोचो क्या होगा? ट्री के लीव्स को अगर हम हार्ट शेप का बना दे तो, ट्री को ह्यूमन शेप दे दे तो, ठीक है, या फिर ट्री को ग्रीन की जगह कलरफुल कर दे तो क्या होगा? क्रिएटिव हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं चेंजिंग द टिपिकल पिक्चर। पहले मैंने बताया आपको टिपिकल पिक्चर क्या होता है, इस पूरे पैसेज में वही चीजें समझाई गई है कि टिपिकल पिक्चर वो होता है मैम जो चीज हमेशा सेम तरीके से होती है। पैटर्न का मतलब क्या है यहाँ पे? तरीका। सेम तरीके से जो चीज हमेशा होती है उसको बोलते हैं टिपिकल पिक्चर। और अगर ये सेम तरीका चेंज हो रहा है तो इसको बोलते हैं, यानी कि अगर आप कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो, ये कंप्लीटली बेस्ड है क्रिएटिविटी पे, अगर आप क्रिएटिव हो रहे हो तो इसको बोलते हैं चेंजिंग द टिपिकल पिक्चर। मतलब नॉर्मल पिक्चर को ही क्रिएटिव और इमेजिनेटिव बना देते हो। ठीक है जी। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ना इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इसमें इमेजिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब आर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आर्ट, एक आर्टिस्ट क्या करता है? इमेजिन करता है। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? अपने माइंड में नए नए आइडियाज़ क्रिएट करना। सन का स्माइलिंग फेस बना दिया, क्लाउड को एनिमल की शेप दे दी, मून को कैरेक्टर में ला दिया, ये सब क्या है? ये आपकी इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। इसके बाद हम क्रिएटिविटी, मैंने आपको समझा दिया क्रिएटिविटी का मतलब होता है किसी भी चीज़, सिंपल चीज़ को यूनिक बना देना। अब आ जाओ एक्टिविटी पे। एक्टिविटी है आपकी नेचर वॉक। ठीक है। इसके लिए मैं इसको वैसे समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्टेप 1 होगा आपका, पेपर पर एक सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। कुछ भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मान लो सन कर दिया आपने, या फिर ट्री कर दिया, मान लो ये सबसे वो करना, ट्री कर दिया आपने ड्रॉ एक पेपर पे। पेपर मैंने एक ऐसा ले लिया, चलो समझ जाओ आप। हाँ, अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे चेंज करना है, इसमें टिपिकल चेंज लेके आना है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, ये जो ट्री है इसके हाथ निकाल दूंगी। ठीक है जी। इसमें स्माइल बना दूंगी ये, ठीक है, कुछ भी कर दूंगी मैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैंने मतलब चेंज कर दिया, कार्टून सा बना दिया। कलर यूज कर दूंगी, इसको इंटरेस्टिंग बना दूंगी। तो इन्होंने वही एक्टिविटी कराई है चेंज करने की ही। ठीक है। और ये जो दूसरी एक्टिविटी है, दिस इज बेस्ड ऑन फील्ड ट्रिप, यानी कि अगर आप एक म्यूजियम में जा रहे हो, आर्टिस्ट स्टूडियो, एनी प्लेस वेयर आर्टिस्ट वर्क, तो नोट करके लाना क्या क्या, व्हाट काइंड ऑफ विजुअल आर्ट्स आर्ट वर्क डू यू सी, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज इन मेकिंग आर्ट वर्क। आप आर्ट्स को देखना, इस आर्ट में क्या क्या सामान यूज हो रहा है वो चीज़ देखना। ठीक है। कौन कौन आर्टिस्ट थे, क्या उनके पास टूल थे, क्या उनके पास टेक्निक थी, हाउ इज द स्पेस अरेंज्ड फॉर मेकिंग और डिस्प्लेइंग आर्ट वर्क, व्हाट न्यू आइडियाज और एक्सपीरियंस डिड यू गेट। ठीक है जी, ये सब हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते एक्टिविटी 3, मेक नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स आप किस किस चीज़ से बना सकते हो? हैव यू वंडर वेयर द कलर, आपने कभी सोचा कि ये कलर कहाँ से आए? हाउ दे मेड, व्हाट डिड आर्टिस्ट यूज बिफोर वी हैड कलर पेंसिल्स। जब हमारे पास कलर पेंसिल नहीं थी, क्रायंस नहीं थे, पेंट्स नहीं थे, तो आर्टिस्ट क्या यूज़ करते थे? थिंक ऑफ द फूड यू ईट, जो आप खाना खाते हो उसके बारे में सोचो। जब दाल बनती है तो वो दाल का कलर येलो कैसे हो जाता है? अच्छा, हल्दी यानी कि टर्मरिक। अच्छा ठीक है। तो टर्मरिक एक नेचुरल कलर हुआ करता था जब तक ये आपके क्रायंस और कलर पेंसिल्स नहीं आए थे। थिंक ऑफ द अदर फूड दैट वी यू हैव इटन, सम ऑफ देयर कलर स्टेन योर फिंगर्स, टंग, इवन क्लोथ्स। ऐसे ही कुछ फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स से भी आप कलर निकाल सकते हैं। देखिए ये पहले ना ये कलर होते थे, तो फ्लावर्स से भी क्या कर सकते हो आप, कलर निकाल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द प्लांट्स, कलर्स कैन ऑल्सो भी मेड फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से कलर्स मिल सकते हैं, स्टोन से कलर्स मिल सकते हैं, मिनरल डिपॉजिट से मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ से आपको कलर, जहाँ से आप कलर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दिस प्रोसेस हैव बीन यूज्ड बाय पीपल टू प्रिपेयर कलर्स फॉर वेरियस आर्टिस्टिक पर्पस। अच्छा जी। एक्टिविटी 4, मेक एन आर्ट वर्क विद नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर से आर्ट वर्क करना है। सोर्स सम मटेरियल फ्रॉम द अर्थ और प्लांट्स, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कलर विद योर टीचर एंड पीयर्स एंड प्रिपेयर योर कलर्स टुगेदर। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कुछ मटेरियल, हमारे अर्थ है, प्लांट्स है, वहाँ से कुछ लिया, उसको क्या करना है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कलर। अब उससे आपको कुछ कलर बनाना है, तो अपने टीचर या पीयर से डिस्कस करना एंड प्रिपेयर योर कलर टुगेदर, और एक साथ मिलकर अपने कलर्स बनाना। प्लान एंड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन भी ट्राई करना। मतलब इन्होंने ना इसमें कलर बनाने की बात की कि आप नेचुरली कैसे कलर बना सकते हो। क्रिएटिंग कलर टिंट्स एंड शेड्स, डू कलर ऑल्सो चेंज आवर मूड। अच्छा, क्या कलर हमारे मूड की तरह बदलते हैं? जैसे देखो ये रेड टिंट्स है, ये रेड शेड्स है, कैसे कैसे चेंज हो रही है, लाइट डार्क जो भी है ना। तो ऐसे ही ये तो इन्होंने मूड से इसको कंपेयर कर दिया कि मूड की तरह होते हैं कलर्स भी, वाइब्रेंट, इंटेंस, डार्क, फेड, फीके रंग भी होते हैं, है ना, डार्क कलर्स भी होते हैं। तो इन्होंने कलर की बात की गई है। इसके बाद मटेरियल, प्लेन पेपर, ड्रो, वॉटरेटिव। ठीक है। नेचर पैलेट क्या होती है? हैव यू एवर मार्वेलेड एट द वेराइटी ऑफ कलर्स इन नेचर, स्टेप आउटसाइड एंड लुक फॉर 3 लीव्स दैट आर ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स और कलर। अब इनको सबको मिक्स कर दो, बाहर जाओ और देखो 3 तरह की पत्तियां जिनका अलग अलग शेड हो, कलर हो, उनको मिक्स कर दो।
तो क्या होगा, वेरियस कलर टू गेट योर क्लोजेस्ट शेड, जैसी शेड आपको चाहिए वैसी मिल जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर कलर से तो वही रहेगा, शेड नहीं निकल के आएगी। एक्सटेंशन, mapping tints and shades. Use the color tints and shades you created as a reference. Find pictures of artwork from the museum website, illustrated books that have also the same color tints and shade in the picture. Observe how the tints or shades are enhancing the mood and emotions of the artwork. Repeat this exercise with 4 to 5 different colors. ठीक है, ये एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है। ओके, एक्टिविटी 6, सरफेस एंड मटेरियल यूज्ड बाय आर्टिस्ट। ठीक है, जो मटेरियल और सरफेस आर्टिस्ट यूज़ करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ये क्या क्या यूज़ करते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। यू हैव लर्न कलर नेचर से मिलते हैं। और इन्वेंशन ऑफ पेपर, आर्टिस्ट क्या यूज़ करते थे, पहले पेपर थोड़ी ना इन्वेंट हुए थे डायरेक्ट, तो आर्टिस्ट यूज़ करते थे नेचुरल सरफेस को। नेचुरल सरफेस क्या है आपका, चट्टाने हो गई, वॉल ऑफ केव्स हो गए, मड प्लास्टर हो गया, पाम लीव्स हो गई, वुड हो गया, क्लॉथ हो गया, एंड वो टेराकोटा, स्टोन, एनिमल बोन, लेदर, वुड, मेटल, फाइबर टू क्राफ्ट अ वेराइटी ऑफ 3 dimensions object and sculpture. चैप्टर नंबर 3, पोर्ट्रेइंग पीपल। अब इसमें क्या सीखने वाले हो आप लोग, यू विल एक्सप्लोर द डिफरेंट वेज इन विच पीपल आर पोर्ट्रेट, लोग किस किस तरीके से पोर्ट्रेट किए जाते हैं, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। ड्रॉ योर ओन फ्रेंड्स, अपने ही दोस्तों को का स्केच बनाने लग जाओ, उसको बिठा के सामने, बाय क्लोजली ऑब्जर्विंग देयर फिजिकल फीचर्स, कैसे है वो उनको देख के। अच्छा, स्टडी आर्टवर्क्स फ्रॉम हिस्ट्री दैट डिपिक्ट्स पीपल इन डिफरेंट वे इन अनदर एक्साइटिंग एक्टिविटी। अब हम एक्साइटिंग एक्टिविटी से समझते हैं, देखते हैं कितनी एक्साइटिंग एक्टिविटी इनकी। देखो ये क्या बना दिया अरे भाई ठीक है, अच्छे बना रखे। ओके, एक्टिविटी 1, मेक पोर्ट्रेट्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी ऑल लुक डिफरेंट? आपने कभी सोचा है कि हम इतने अलग क्यों दिखते हैं, सबके सब अलग दिखते हैं, जबकि हमारे पास वही फेस है, सेम बॉडी पार्ट्स है, सबके पास आंखें हैं, आईब्रो है, नाक है, मुंह है, कान है, बाल है, फिर क्या होता है ऐसा? ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ योर क्लासमेट्स, कैन यू आइडेंटिफाई हाउ देयर फेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स? सबकी फेस स्ट्रक्चर तो अलग है ना, किसी की भाई आंखें छोटी होती है, किसी का फोरहेड बड़ा होता है, किसी ने चश्मे लगाए होते हैं। हाउ डू दे कोम, किस हर इंसान अलग तरीके से अपने हेयर कोम रखता है। स्प्लिट अप इनटू पेयर्स फॉर दिस एक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, पोर्ट्रेट बनाएंगे अपने ऑफ योर पार्टनर्स, स्कूल पार्टनर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। A4 शीट पे, योर पोर्ट्रेट डू नॉट हैव टू बी पिक्चर परफेक्ट, यू कैन एड योर ओन फ्लेवर्स टू दैट। ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि उस पोर्ट्रेट में पिक्चर को परफेक्टली ही बनाओ, आप अपना फ्लेवर भी ऐड कर सकते हो। ओके जी। स्टेप 1 इन्होंने बताया कि मेक द शेप ऑफ द फेस, सबसे पहले फेस की शेप बनाओ। ठीक है, इज इट अ सर्कल, ओवल, एग शेप? किसी का फेस, ये क्या बना दिया मैंने, किसी का फेस ऐसा होता है, किसी का गोल होता है, किसी का वी शेप होता है। कार्टून कैरेक्टर में घुस रही हूँ मैं ना, समझ जा गया, ठीक है। ड्रॉ अदर फीचर्स ऑफ देयर फेस। अब उनके और फीचर्स, जैसे उनकी आंखें कैसी है, छोटी है, बड़ी है, लिप्स कैसे, चिन कैसे है, ये सब क्या ये बना के छोड़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। Once you have drawing ready, think about the colors you want to use for the portrait. Complete your portrait and share it with your peers. Discuss the similarities and differences in the facial features. Cut out your portraits along their edges. Prepare a large surface by joining many sheets of paper or any other material. Gather all the portraits and decide an arrangement for a group portrait of the whole class. अच्छा, ठीक है। Paste each portrait in a decided arrangement. Your class portrait is ready. इन्होंने यहाँ पे portrait बनाना ही सिखाया है। Through the eyes of the artist. अब artist की नज़र से look the images of Buddha from different periods. Compare the styles, facial features and discuss the similarities and differences. इसमें देखो इनकी फेस स्ट्रक्चर देखो, सब में अलग अलग से दिख रहे हैं, तो इन्होंने ऐसे ऐसे आर्टिस्ट ने इनकी बनाई थी, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी, वट रोल वुड यू लाइक टू प्ले इन अदर पीपल्स लाइफ? आप दूसरों की लाइफ में क्या अपना रोल प्ले करना चाहते हो, उसके बारे में बात हो रही है। वुड यू लाइक टू हेल्प पीपल फिक्स देयर बल्ब्स, और वुड यू लाइक टू एंश्योर दैट पीपल रिमेन फिट? ड्रॉ योर सेल्फ परफॉर्मिंग दीज रोल्स। इट्स ओके इफ यू डोंट नो वट रोल्स यू मे वॉन्ट। अगर तुम्हें नहीं भी पता है तुम्हारा रोल क्या होना चाहिए दूसरों की लाइफ में, तो इट्स ओके। यू कैन फ्रीली इमेजिन योर सेल्फ इन मोर देन वन रोल। एक रोल से ज़्यादा आप फ्रीली इमेजिन करो। ड्रॉ 3 to 5 रोल्स, जितना भी आपको लगता है आपने ड्रॉ कीजिए, ठीक है, कि भाई मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। क्लोथ्स एंड रोल्स, वैसे ना इस चैप्टर में कुछ था नहीं, सच बताऊं तो इससे ना तो कोई क्वेश्चन बनने वाला। अब जो आएंगे ना ये 2 चैप्टर, इनको ढंग से सुन लेना, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो होगी वो काम की है, बाकी तो ये चीज़ें बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ताकि ये मिथ ना रह जाए कि हमसे एनसीईआरटी नहीं कराई गई और हमने नहीं पढ़ी, ठीक है, बस ये होता है इसका। तो अब आ जाओ पेपर क्राफ्ट पे। पेपर क्राफ्ट, आपने पेपर से क्या क्या बनाया है, पेपर बोट, पेपर का फ्लावर बनाया है, पंखा बनाया है, खिलौने बनाए हैं ना। जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं, कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन के आते हैं, इसी को ही बोलते हैं पेपर क्राफ्ट। क्या बोलते हैं? पेपर क्राफ्ट। यानी कि पेपर को कट करना, फोल्ड करना, पेस्ट करना, कुछ तो करना ही है ना।
तो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इन्होंने पेपर क्राफ्ट के बारे में बताया कि भाई द आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर, यहाँ से आपके ये बन सकता है क्वेश्चन कि ओरिगैमी क्या होता है, व्हाट इज ओरिगैमी। सो ओरिगैमी इज व्हाट आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इज नोन एज ओरिगैमी, ठीक है। पेपर को फोल्ड करते हैं, कट करते हैं, पेस्ट करते हैं और उससे क्या होता है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। अब पेपर क्राफ्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे क्या होता है, इससे वही एवरग्रीन चीज़ आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस होती है, ये तो पता होगा। एक जो मेन चीज़ लगती है मुझे वो होता है हैंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है, हैंड कोऑर्डिनेशन बनता है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है, फाइन मोटर स्किल। और होता है आपका इमेजिनेशन, सोचते हो आप इस पेपर से क्या बना सकता हूँ मैं फोल्ड करके। पेशेंस आता है आप में, क्या आता है, पेशेंस आता है। सो ये सारी वो चीज़ें थी जो आप पेपर की हेल्प से करते हो। इसमें मटेरियल क्या क्या लगता है, एक पेपर क्राफ्ट को करने के लिए बेसिक मटेरियल क्या चाहिए। एक अलग पेन ले लेती हूँ मैं, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, ये क्या हो रहा है यार, ये मैं चला तो यहाँ रही हूँ पेन को, देख रहे हो कहाँ चल रहा है। एक सेकंड होल्ड करना, मैं इसको दोबारा से, होप सो अब ठीक चलेगा। हाँ, तो मटेरियल क्या क्या चाहिए इसके लिए, आपको कलरफुल पेपर चाहिए, कलर्ड पेपर चाहिए, ठीक है। और आपको एक सीज़र चाहिए, क्या चाहिए, सीज़र चाहिए, ग्लू चाहिए, स्केच पेन चाहिए, क्या चाहिए, स्केच पेन्स चाहिए, और कुछ भी जो भी आप डेकोरेशन करना चाहते हो वो डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इससे आपकी पेपर क्राफ्ट हो जाएगी। ये फिर कुछ सिंपल पेपर कटिंग वगैरह एक्टिविटी करा रखी है कि भाई कलर्ड पेपर लो, उसको फोल्ड कर दो, फिर उसको शेप कट कर दो, फिर ओपन कर दो पेटल्स को, फिर अच्छा। अब एक्टिविटी 3 देखो, पेपर वीविंग। पेपर वीविंग, पेपर इज अ मैजिकल मटेरियल, इट कैन चेंज फॉर्म्स इजीली। इतना मैजिकल है होता है पेपर, ये आराम से अपनी फॉर्म को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। एज यू सो इन द प्रीवियस एक्टिविटी, हमने पीछे भी देखा, हमने कट किया, फोल्ड किया तो वो चेंज हो गया ऑब्जेक्ट्स में। तो इस पर इन्होंने कहा कि हम एक अलग मेथड से ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं क्राफ्टिंग पेपर वीविंग का। इफ़ यू लुक एट एनी क्लॉथ अराउंड योर क्लोजली, अगर आपके आसपास कोई भी कपड़ा है उसको ध्यान से देखो, यू विल एबल टू सी दैट इट्स मेड ऑफ टाइटली क्रिस क्रॉस थ्रेड्स। तो वो जो आपका कपड़ा है उसको ना बहुत टाइट क्रिस क्रॉस थ्रेड से बना होगा, धागे से बना होगा। तो ये जो क्रिस क्रॉस है ना, इसी को बोलते हैं रैप एंड वैफ्ट। क्या बोलते हैं, रैप एंड वैफ्ट, सॉरी रैप नहीं है, वैप एंड वैफ्ट। लेट्स ट्राई एंड डू दिस विद द पेपर। अब इसी चीज़ को, ये जो आपका एक कपड़ा होता है, उसी चीज़ को आप एक किससे करो के देखो, आप ट्राई करो पेपर पे, पेपर से ट्राई करो इस चीज़ को, ठीक है। ओके, इसमें यही था चैप्टर 4 में। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5, सेल्स टू प्रिंट। इसमें प्रिंटिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। आई थिंक इसकी ना बैटरी ख़त्म हो गई है, काफ़ी लॉन्ग क्लास हो गई आज। प्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंट क्या होता है, प्रिंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, ओके। प्रिंटिंग का मतलब यही है, किसी सरफेस पर कलर लगा के उसका पैटर्न ट्रांसफ़र कर लेना। जैसे ये देखो, यहाँ पे पत्तियों पे कलर लगाया, इस पर नीचे लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। इसमें आई थिंक टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग भी आनी चाहिए, अभी तक नहीं आई है, कोई नहीं, इसका कंफ्यूजन ये इंपॉर्टेंट है मुझे, इसमें जो चीज़ें लग रही है मैं आपको वैसे बताती चलती हूँ। आपकी ना 3 तरीके की प्रिंटिंग होती है, एक होती है पोटैटो प्रिंटिंग, एक होती है लीफ प्रिंटिंग, और एक होती है आपकी स्टैम्प प्रिंटिंग। समझ में आया, एक होती है आपकी पोटैटो प्रिंटिंग, एक होती है लीफ प्रिंटिंग, एंड एक होती है आपकी स्टैम्प प्रिंटिंग। 3 तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग एक्टिविटी यहाँ पे आपकी करके दिखाई गई है कि पोटैटो को हाफ कट करो, ठीक है, मैं एक वैसे बता रही हूँ। उस पर डिज़ाइन क्रिएट करो, उस पर कलर लगाओ, पेपर पर पेस्ट करो, तो क्या होगा, प्रिंट बन के आ जाएगा। इसके बाद मतलब कि प्रिंटिंग का इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है आपसे कि प्रिंटिंग से एक्चुअल में होता क्या है। एक और एक्टिविटी यहाँ पे की गई है, ये देख लो, ठीक है, सील की, मेक योर सील, रिकलेक्ट द सील्स यू हैव सीन एंड द मटेरियल दैट यूज फॉर क्रिएटिंग दैम। ओके, अब यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग के बेनिफिट्स क्या है जनरली। एक तो ये डेकोरेटिव पैटर्न के लिए, डेकोरेटिव पैटर्न्स, और फैब्रिक्स डिज़ाइन के लिए, फैब्रिक्स डिज़ाइन के लिए, ठीक है, ये सब बातें हैं। ओके, प्रिंटिंग का मतलब क्या बताया मैंने, पैटर्न को ट्रांसफ़र करना। पोटैटो प्रिंटिंग किस कैटेगरी में आता है, प्रिंटिंग के में आता है। और यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, और कुछ नहीं बनेगा, बस इतना ही था ये चैप्टर, ठीक है। प्रिंटिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। सो दैट्स इट, ये हो गए आपकी पूरी एनसीईआरटी।
3rd 4th 5th 6th 3 से 4 क्लासेस की इसमें एनसीईआरटी मिक्स थी। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आज के सेशन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में साहित्य की क्लास के साथ। हिंदी साहित्य करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास।